गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी RBI ग्रेड बी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज का आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 8। अगर आप बैंकिंग की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो PO हो, तो ये जो सीरीज चल रही है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने के अलावा एक ज़रूरी काम ये भी करते हैं कि आप उन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में कैसे डील करेंगे। सेशन को ध्यान से देखें। सेशन शुरू करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक और PDF मिलते हैं। नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है जहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर देखना जरा क्या कहा। इसने कहा कि एक बैग में 5 हरी 7 पीली और 4 लाल गेंदें हैं। 3 गेंदों को यादृच्छिक रूप से रेंडमली खींचा जाता है। इस संभावना को ज्ञात करें कि सभी गेंदें एक ही रंग की हैं। देखो, आपको गिवन है ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स आपके पास 5 है, नंबर ऑफ येलो बॉल्स आपके पास 7 है एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपके पास यहाँ पर 4 है। 3 बॉल को निकालना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि तीनों का कलर एक जैसा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा काम है, आप लिखते हैं फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज। टोटल केसेज वाला जो पार्ट होता है वो एकदम आसान होता है। कैसे? कुल मिलाकर के इस बैग में आपके पास 7 5 12 और 4 16, कुल मिलाकर के आपके पास 16 बॉल्स हैं। 3 बॉल्स को निकालना है, निकालने के तरीके 16C3 हो जाएंगे। अगला पार्ट क्या? तीनों एक ही कलर की हो तो क्या कह सकते हो? या तो तीनों की तीनों बॉल आप ग्रीन से उठाएं, या फिर आप तीनों की तीनों बॉल येलो से उठाएं, या फिर आप तीनों की तीनों बॉल रेड से उठाएं। जहाँ कहीं भी या शब्द काम में आता है या इंग्लिश में और आता है वहाँ पर हम लोग प्रीफर करते हैं प्लस को। तो यहाँ पर या और आ रहा है, प्रीफर होगा प्लस। और एक केस और बनता है आपका एंड केस, जहाँ पर यूज होता है मल्टीप्लाई। अगर आप लगातार इन क्वेश्चंस को मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी मैंने पीछे चर्चा की थी, जहाँ पर स्टार्टिंग में हमें इनकी नीड हुई थी। तो चलिए फिर सोल्व करें इसको। क्या करना था अभी? या तो तीनों आपकी ग्रीन कलर की हो, ग्रीन कलर में से 3 बॉल उठानी है। 5 बॉल हैं, तरीके कितने होंगे? 5C3, या आया था प्लस का साइन, 7C3 प्लस 4C3, नीचे 16C3। अब देखना जरा, आप जब सोल्व करते हैं, एक बार के लिए मैं थोड़ा सा सोल्व करके बता देता हूँ। 5C3 ऐसे सोल्व किया जाता है। 3 है तो इसका मतलब इसको ऊपर से नीचे 3 बार चलाओ और नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा जाएगा। ये बात 7 गुना 6 गुना 5 लिखी जाएगी। ये बात 4 गुना 3 गुना 2 लिखी जाएगी। अपोन में फैक्टोरियल 3 यहाँ भी है, अपोन में फैक्टोरियल 3 आपका यहाँ भी है। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे फैक्टोरियल 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एग्जाम अप्रोच पर चर्चा करें तो एग्जाम में आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं देखना। 5C3 5 गुना 4 20 गुना 3 60, अपोन में फैक्टोरियल 3। 7 गुना में 6 गुना में 5, 5 गुना 6 30 गुना 7 210, अपोन में फैक्टोरियल 3। 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 गुना 3 12 गुना 2 24, अपोन में फैक्टोरियल 3। नीचे 16 इंटू 15 इंटू 14, अपोन में फैक्टोरियल 3। ऊपर नीचे डिवीजन में फैक्टोरियल 3 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, डेटा अपने पास यही बचा। इस पूरे को एक साथ ऐड करके लिखोगे 210 270 280 294। किससे कट रहा है भाई? 14 से कट रहा है, 2 बार और 1 बार। फिर देखना जरा, 3 से काटोगे 7 बार 5 बार, रिजल्ट कितना आ गया? 7 अपोन में 80। तो एक्चुअल में देखा जाए इन क्वेश्चंस को डील करने की एग्जाम अप्रोच आपकी ये वाली होती है। इसके अलावा कुछ भी अगर आप लिखते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, इसका मतलब आप अनवांटेड कैलकुलेशन कर रहे हैं। और एग्जाम नॉलेज का खेल नहीं रहा है कि सिर्फ नॉलेज होने मात्र से आप बड़े बड़े टिपिकल क्वेश्चंस को सोल्व तो कर ले जाएंगे।
लेकिन अगर आप लिमिटेड टाइम में नहीं सोल्व करते हैं तो एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। तरीका क्या है? तरीका देखें भाई, टीचर आपको कैसे सोल्व करके बता रहा है, उस चीज़ को अप्लाई करें। एटलीस्ट इतना तो करें। इससे बेहतर और कम में लिख करके सोल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये सुधार आपको करना पड़ेगा कि एक एवरेज स्टूडेंट के कंपैरिजन में आप एटलीस्ट हर क्वेश्चन में 20 से 30 सेकंड तो बचाएं। बस वही 20 सेकंड जो आप हर क्वेश्चन में बचा रहे हैं वही आपको सिलेक्शन के अंदर लेकर जाता है। और जो बच्चे एक क्वेश्चन में 20-30 सेकंड एक्स्ट्रा लगा देते हैं, नॉलेज कितना भी हो धरा का धरा रह जाता है। एग्जाम अप्रोच को फॉलो करने का प्रयास करें। देखो क्या कहा, 2 पासे या 2 डाइस फेंके जाते हैं तो क्या संभावना है कि 3 से अधिक अंक कम से कम एक पासे पर आएगा। 2 डाइस है, किसी भी डाइस के ऊपर नंबर लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो इसका मतलब एक पासे के जो टोटल आउटकम होते हैं वो 6 होते हैं और 2 पासों के 6 गुणा 6 36 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे पहले पर 1 आ गया, कैसे बनते हैं? पहले पर 1, दूसरे पर 1, पहले पर 1, फिर 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, इस हिसाब से 36 आपके टोटल आउटकम्स हो जाते हैं। अब इसने आपसे क्या कहा है कि क्या संभावना है कि 3 से अधिक अंक कम से कम एक पासे पर आएगा। 3 से ज़्यादा मतलब ये इनमें से कोई आएगा। तो आप या तो ऐसा कर लो कि पहले वाले पासे पर ये कंडीशन फॉलो होगी एंड दूसरे वाले पर ये बात फॉलो नहीं होगी, या फिर आप ऐसा कह सकते थे कि पहले वाले पर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी एंड सेकंड वाले पर होगी, या फिर आप कह सकते थे कि दोनों ही पासों पर पहले और दूसरे पर ये कंडीशन फॉलो होगी। उसने आपसे यही कहा था कि कम से कम एक पर, एटलीस्ट एक को आपको रखना ही है जिसके ऊपर 3 से बड़े रिजल्ट आए। या तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। अब इसने जो कंडीशन दी है 3 से ज्यादा वाली, एक कंडीशन, एक केस और भी बन सकता था कि पहले और दूसरे पासे पर 3 से कम ही अंक आते। ठीक है, इन सब की जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालेंगे तो वो 1 निकल के आएगी। 1 क्यों निकलेगी? क्योंकि उसने कंडीशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि 3 से ज्यादा, 3 या 3 से कम के केसेस। तो मस्ट है दोनों पासे फेंकोगे तो कोई ना कोई तो संभावना क्रिएट होगी। 36 कॉम्बिनेशन और क्या बताएंगे, कुछ पर ये फॉलो होगा, कुछ पर ये होगा, कुछ पर ये होगा, कुछ पर ये होगा। अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको हर चीज़ लिखनी पड़ेगी। अगर ठीक ठीक नॉलेज है तो आप यहाँ से उठा सकते हो सवाल को। एग्जाम में क्या करते कि हम मान लेते हैं किसी भी पासे पर 3 से बड़ा अंक नहीं आया तो 3 से छोटा आएगा और उस प्रोबेबिलिटी को 1 में से लेस कर देंगे तो हमारा ये रिजल्ट बन जाएगा। टोटल आउटकम कितने हैं भाई? 36। पहले पासे पर 3 से कम कितने अंक है? 3। दूसरे पर 3 से कम कितने होंगे? 3 अंक। इसको इससे सोल्व करोगे 1 - 1/4, रिजल्ट हमारा क्या मेंटेन होगा? 3/4 लिखा जा सकता है। आप चाहते तो इससे भी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में तो आपको इतना ही करना है। इससे करते तो क्या होता देखना, पहले पर आना चाहिए था, दूसरे पर नहीं। 36 आउटकम है, पहले पर आएगा, दूसरे पर नहीं आएगा। पहले पर ये 3 आएंगे, दूसरे पर नहीं आएंगे। 3 गुणा 3 9। पहले पर नहीं आना चाहिए, ये आएंगे और दूसरे पर ये आएंगे तो 3 गुणा 3 फिर संभावनाएं 9 बन गई। दोनों पर ही आएंगे, पहले पर ये 3 संभावनाएं हैं, दूसरे पर भी ऐसी 3 संभावनाएं। 3 गुणा 3 9। तो कुल मिलाकर के 27/36। तो रिजल्ट कितना आ जाता? 3/4। लेकिन प्रीफर आपको एग्जाम में ये करना है। अब करना क्या नहीं था, ये नहीं लिखना था, ये आपको पता है। 2 पासे फेंकोगे, टोटल 36 आउटकम्स होंगे, ये भी नहीं लिखना था। केसेस कैसे ब्रेक करने हैं ये वाला काम भी आपको नहीं करना था। तो सीधे सीधे करते क्या फिर, बस इतना सा पार्ट लिखते, ये आपकी एग्जाम का सॉल्यूशन है। 1 - 1/4 आ गया, तुरंत ऑप्शन सी को टिक मारो, 3/4 को, और निकल जाओ आगे। तो ऐसे आपका बचता है टाइम। अब आगे देखना जरा, आपके सामने सीरीज का क्वेश्चन है। रोंग टर्म आपको फाइंड करनी है। सीरीज की अगर बात करें तो 2 टाइप की सीरीज आपको देखने को मिलती है। एक सीरीज वो होती है जिसमें आपसे पूछता है मिसिंग टर्म क्या है, और एक वो होती है जिसमें रोंग टर्म आपसे पूछी जाती है। ये वाला जो पैटर्न होता है इसके कंपैरिजन में इजी होता है। तो अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से कम 250 क्वेश्चंस को पहले इसके थ्रू डील करें।
जिसके अंदर आपसे मिसिंग टर्म पूछी जाती है उनको डील करें। उनको आपने डील कर लिया है, उसके बाद आप आए रोंग टर्म की प्रैक्टिस के ऊपर। तरीके सीरीज के गिने चुने हैं, या तो प्लस होते हुए मिलेगी, या आपकी माइनस होते हुए मिलेगी, या फिर प्लस माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, या मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिवीज़न हो सकता है, डिवीज़न और मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, स्क्वायर का भी यूज़ कर लेता है, क्यूब का भी यूज़ कर लेता है, उनके साथ भी प्लस माइनस का यूज़ कर लेता है। तो इस टाइप की संभावनाएं आपको मिलती हैं। कहीं कहीं प्राइम नंबर का भी यूज कर लेता है। तो जो आप 5 सीरीज अपनी एग्जाम के अंदर देखते हैं पेपर के अंदर, ये मान के चलें उनमें 4 तो आपको आसान मिलती हैं। अगर रॉन्ग टर्म पूछ रहा है तो थोड़ा सा टाइम आपका किल हो सकता है, लेकिन तरीका इसका भी होता है ईजी। चलिए भाई देखें फिर 6, पहली जो सीरीज है 6, 4, 5, 8.5, देन 18, देन आपको कहा 48 और देन 139। अब अगर आप गौर से देखें, अगर आपकी सीरीज शुरुआत से लेकर अंत तक जाते जाते उसमें ड्रास्टिक चेंज है, तो पूरा पूरा चांस बनता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं उसने मल्टीप्लाई का या स्क्वायर का या क्यूब का इन्वॉल्वमेंट किया है। जो फैक्टर हमें सीधे सीधे समझ में आते हैं उनके थ्रू तो हम सीधे सीधे डील कर ही लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ जाना है, इसको इजी वे में बनाना है, तो क्या लग रहा है आपको, या तो आप इसमें एडिशन करें, लेकिन एडिशन से मामला बनेगा नहीं। तो यहाँ अगर आप इसका जस्ट डबल कर देते हैं तो 17 बनेगा, एक उसमें ऐड कर दें, ठीक है। चलो यहाँ से अगर आप डील करेंगे तो यहाँ क्या होगा, इसका जस्ट डबल करेंगे, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखोगे तो देखना जरा, इससे इसके अंदर कैसे आया जा सकता है और इससे इसमें कैसे जाया जा सकता है। एक एक करके थोड़ा सा काम करते हैं। 4 से 5 बनाने का तरीका, 1 में 1 ऐड कर दो। चलो इसको कैसे बनाया होगा, तो इसका मतलब कम किया है तो क्या किया होगा, 1/2 का डिवीजन किया होगा, 3 बन गया, 1 ऐड कर दिया, ठीक। अब एक आपको पैटर्न पकड़ में आ रहा है, हाफ +1 इंटू में 1 +1 इंटू में 2 +1। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इंटू में 1.5 + 1, 5 को 1.5 से करोगे 7.5 + 1 इंटू में 2 + 1। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इंटू में 2.5 + 1, तो 18 गुणा 2 36, 9 45 और 1 46। टर्म यहाँ पर आनी चाहिए थी 46, तो इसका मतलब रोंग टर्म क्या है, 48। अब एक काम की बात और सुनो, एग्जैक्ट हमेशा ये नहीं होता है कि आप जो पैटर्न मल्टीप्लाई का लिखेंगे वो हर बार आपका सटीक बैठेगा। कई बार पता तो लगता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल ट्रिपल जो कुछ भी। सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपने प्रैक्टिस ठीक कर रखी है, लगभग 250 क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, तो ये पकड़ आपकी तुरंत बन जाएगी कि कैसे मिसिंग टर्म को पकड़ना होता है। वो काम ईजी है। रोंग टर्म फाइंड करते हैं तो समस्या है। रोंग टर्म में भी क्या होता है, अगर लास्ट में कोई टर्म है वो गलत दे रखी है तो सोल्व करना ईजी होगा, शुरुआत में कोई टर्म गलत दे रखी है तो भी सोल्व करना ईजी होगा, लेकिन यही टर्म अगर वो बीच में गलत करके देता है तो समस्या होती है। और जब भी कभी एक टर्म आपकी गलत होती है तो इसका मतलब यहाँ के जो दोनों ही डिफरेंस आपको दिखते हैं वो गलत हो जाते हैं। रीज़न, यहाँ रोंग नंबर प्लेस कर दिया तो इसका और इसका रिलेशन इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, और ये टर्म रोंग है तो इसका मतलब इसका और इसका पैटर्न भी आपको फॉलो होते हुए नहीं दिखेगा। तो जहां पहली बार आपका पैटर्न ब्रेक होता है, तुरंत के तुरंत हम उस टर्म को कह देते हैं कि वो हमारी रोंग टर्म है। तो मुझे उम्मीद है इस बात को आप पकड़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखना जरा, इनको साथ साथ देखते जाएं, नोट करते जाएं। एक अच्छी कमांड आपके पास आएगी एक टाइम के बाद कि चीज़ों को कैसे सीधे सीधे पकड़ा जाता है। पहली टर्म आपको दे रखी है 10080, अगली टर्म आपको दे रखी है 1440, फिर 240, फिर आपका 48, फिर आपका 12, फिर आपका 3 एंड फिर आपका 2। यहाँ से यहाँ देखो, जरूरी नहीं है कि आप इधर से इधर ही जाएं। जनरली हम लोग कंफर्ट किस में होते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर हम लोग ज़्यादा कंफर्ट होते हैं, डिवीज़न में उतने कंफर्ट नहीं होते। तो अगर आप बैक जाएंगे तो आपको लग रहा है ना ड्रास्टिक चेंज आ गया है, तो इसमें कुछ डिवीज़न फिर कुछ डिवीज़न, ये पैटर्न आपके चलते हैं। तो बेटर क्या रहेगा, राइट साइड से उठाएं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसको सोल्व करेंगे तो ईजी रहेगा। स्टार्ट करें। ये आपने देखा, इसका तो सीधे कोई लॉजिक नहीं मिला, इसका मिल रहा है।
4 गुना पर बैठा, इसका भी 4 गुना पर मिल रहा है। 48 गुना में 5 120 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको ये तो मिला ही नहीं था रिलेशन वगैरह, इंटू 4 इंटू 5। अगर आप इसका इसमें डिवीज़न करोगे 0 से 0 कटेगा, 12 गुना 12 है, अपोन में 24 है, कितना आ जाएगा 6 बार, ये मिल गया। 4 गुना 5 गुना 6 गुना, एक बार 7 से करके देखो, 0 आना चाहिए, 7 4 28, 14 7 आपका 98 और 2 100, जस्टिफाई हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो टर्म यहाँ से यहाँ तक मामला तो सही आ रहा है, ये टर्म सही है, इसने गड़बड़ की होगी और इसने गड़बड़ की है, इसी वजह से हम लोग ये जो 2 रिलेशन आपके बन रहे हैं इनको जज नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों के दोनों ही आपके पैटर्न क्या हो जाते हैं, रोंग हो जाते हैं, एक टर्म की वजह से। होना क्या चाहिए था, इनटू में यहाँ पर 4 गुना है तो इसका मतलब यहाँ पर इनटू में 3 आएगा, इनटू में 2 आएगा, तो यहाँ होता 4, उसको 3 से करते 12। तो ये जो टर्म लिखी है उसने 3, ये आपकी इस सीरीज के अंदर रोंग टर्म की तरह काम कर रही है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा। देखो नंबर्स आपको गिवन है सॉरी 1 2 6 21 88 देन 5 0 5 देन 2 6 7 6, ये गिवन है। सीरीज डिरास्टिक वे के अंदर आपकी चेंज हो चुकी है, तो एक संभावना बनती है कि मल्टीप्लाई के ऊपर काम किया जा सकता है। अब मल्टीप्लाई के ऊपर काम कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। यहाँ से यहाँ जा रहे हो डबल हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो ट्रिपल हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो ट्रिपल के बाद, क्योंकि 4 गुना करेंगे तो 24, 6 3 18, 18 में आपने जोड़ दिया 3, ठीक। यहाँ से यहाँ जा रहे हो 21 4 84 में 4 जोड़ा, ठीक है भाई, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अब आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये पैटर्न अगर ऐसा होता इंटू 4 + 4 इंटू 3 + 3 इंटू 2 + 2 लिख सकते थे, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते थे। तो इसका मतलब क्या आप इसको इंटू 1 + 1 लिख सकते थे, लिख सकते थे। इसका मतलब ये पैटर्न इतनी जगह काम कर गया तो हर जगह ही करेगा। यहाँ क्या करना था, इंटू 5 + 5, 80 को 5 से किया 400, 8 5 40, 440, यहाँ टर्म कितनी आती 445, ये गलत है। अगला रिलेशन फाइंड भी करोगे तो भी करेक्ट नहीं आएगा। तो करना क्या होता है, देखो एक पैटर्न पकड़ने का प्रयास किया जाता है कि हमें एक रफ आइडिया लगा है कि सीरीज मल्टीप्लाई की हो सकती है। जिस पैटर्न में मल्टीप्लाई चल रहा है चलने दो, आगे जाकर जहां कहीं भी आपको स्मूथ वे के अंदर पैटर्न क्रिएट करना आता है कि अच्छा यहाँ मामला ब्रेक हुआ था, जैसे इंटू 2 इंटू 3 यहाँ तक ठीक लगा, आगे नहीं बात बनी तो इंटू 3 + 3 कर लिया, अगले में इंटू 4 + 4 कर लिया, उसी बात को पीछे अप्लाई करके देखा वो अप्लाई हो रही थी, तो इसका मतलब पैटर्न हमने करेक्ट पकड़ दिया। प्रैक्टिस इस चीज का समाधान है। आप मेरे साथ अगर 50 भी क्वेश्चन सीरीज के कर लेते हैं तो आपकी एग्जाम के पांचों के पांचों सवाल आपके विदिन सेकंड्स में सोल्व हो जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में इसने क्या कहा, 18 है, फिर 21 है, फिर 25 है, फिर आपके पास 35 एंड 52, 78 एंड 115, ये आपको पैटर्न दे दिया। चलो भाई क्या करें, कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं लग रहा है, तो यहाँ से देखो क्या कर सकते थे हम लोग, डिफरेंस ले लें। कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, सीधे सीधे बढ़ती जा रही। 3 ऐड किया, यहाँ पर हमने 4 ऐड किया, यहाँ पर हमने 10 ऐड किया, यहाँ पर हमने देखना जरा कितना 17 ऐड किया है, यहाँ पर हमने ऐड किया है अपना कितना 26, और इसकी बात करेंगे तो 15 और 22 कितना ऐड किया हमने 37। क्या इनमें आपको कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? एक तरीका और हो सकता था, डिफरेंस ले लो, 1 आया, 6 आया, 7 आया, अगले के अंदर देखोगे तो 9 निकल के आया, फिर उस अगले में देखोगे तो 11 निकल के आया। सीरीज का डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी काम करता है। एक बार के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको 11, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको 9, यहाँ से यहाँ तक का कितना दिख रहा है 7।
इसका मतलब ये वाला डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए था 5 और ये डिफरेंस आपका होना चाहिए था 3। ठीक, लेकिन ये जो पैटर्न अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारे लिए चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं कि टर्म जो थी यहाँ पर आपके पास कितनी क्रिएट होनी चाहिए थी भाई, 3 क्रिएट होनी चाहिए थी। ये डिफरेंस आपका 5 का होता, सॉरी ये 5 होना चाहिए था, ये वाली वैल्यू आपकी 2 होनी चाहिए थी। ये पैटर्न आपका कंफ्यूजन पैदा कर देता है। गलती इसमें नहीं है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, इससे भी आप ट्राई कर सकते हो, आंसर आता है। लेकिन वही बात कि अगर आपने ठीक ठीक प्रैक्टिस की है तो कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं जिन पर ध्यान चला जाता है। कैसे भाई, इसको गौर से देखना 10, 17, 26, 37, क्या ये 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1 है? यहां से लेकर यहां तक पैटर्न परफेक्ट मिला, मतलब ये तो करेक्ट है। यहां होना चाहिए था 2 का स्क्वायर प्लस 1, यहां होता 1 का स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब इससे पीछे में ही ये पार्ट गड़बड़ हो गया, इसका मतलब ये हमारी रोंग टर्म है। अगर एक टर्म रोंग होगी तो ये रिलेशन भी गड़बड़ होगा, ये रिलेशन भी आपका गड़बड़ होगा। वहां से बैक में आ रहे थे, जहां पहली बार आपको ये प्रॉब्लम मिली कि पैटर्न ब्रेक हो रहा है, तो तुरंत के तुरंत आप कह सकते हैं कि वो टर्म आपकी क्या है, रोंग है। चेक करने की नीड नहीं है, करेक्ट निकाल सकते हैं आप इजी वे में। तो इनको सोल्व करने की आपकी ये अप्रोच होती है। देखना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नंबर्स आपको गिवन है 120, 137, 178, 222, 290, 375 एंड 477। अगर इसे हम लोग गौर से देखें तो देखना जरा, एक तो ये है कि कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है, 120 है, उसका लगभग 4 गुना वहाँ तक चला गया है। ठीक है, तो सीधे सीधे कोई मल्टीप्लाई का पैटर्न ना लेकर के हम लोग क्या करने, डिफरेंस पर ही दिमाग लगा लें। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है भाई, 17 है। इसका और इसका डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो ये है और 4 आपका ये है, 41 है। यहाँ से यहाँ का जब आप डिफरेंस देखेंगे तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखोगे तो 8 और ये बन गया 6। इसके और इसके डिफरेंस की बात करें तो ये बन गया 5, 9 और 1 10 और 1 मिनट भाई, 5 7 1 8 और 1 मिनट, ये इसमें से इसको लेस करोगे 5, 9 आपका 8 17। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो 2, 7 में से 7 चला गया ये, और आपका 1 मिनट फिर गड़बड़ कर दी ना, या लेस करोगे 2 आ गया, इसको इससे करोगे ये 102। कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, 17 था, 41 था, 44 था, 68, 85, 102। बात पकड़ में आई। 17 इंटू 4, 17 इंटू 5, 17 इंटू 6 और यहाँ 17 इंटू में 1। ये पैटर्न यहाँ तक ठीक है और इसकी वजह से हमने ये निकाला, ये ठीक है। इसका मतलब ये टर्म गलत है। अगर ये टर्म गलत होगी तो ये दोनों के दोनों पार्ट भी आपके गलत होंगे। तो जहाँ से आपका पैटर्न रोंग होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ 17 इंटू 2 आता, 17 इंटू 3 आता, ये टर्म ही गलत होने की वजह से ये पैटर्न आपका कभी भी उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो आप सीधे सीधे कह सकते थे कि इस पर्टिकुलर रिजल्ट का आंसर हमारा हो जाएगा 178। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं आगे। देखना जरा, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो, अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखना जरा क्या कहा, बी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य से 180 रुपये अधिक है। बी की जो कॉस्ट प्राइस है वो ए की कॉस्ट प्राइस से 180 रुपीज़ ज़्यादा है। ए को 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, बी को 40% के लॉस पर बेचा जाता है। ए और बी की जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, उसका रेशियो आपको दिया है 5:4। ए की कॉस्ट प्राइस क्या है यह हमें फाइंड करना है। देखो इजी सी टास्क है। कैसे भाई, सीधे सीधे देखो, एसपी भी बता रखी है, सीपी हम लोग मान लेते हैं, ए की सीपी ए रुपए है और बी की सीपी बी रुपए है।
ए रुपए में एक आर्टिकल को खरीदा, 20% के लाभ पर बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, ए का 120%। फिर देखो बी को 40% के लॉस पर बेचा, बी कॉस्ट प्राइस 100%, 40% का लॉस, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, बी का 60%। ये ए की सेलिंग प्राइस, बी की सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:4। इसे हम लोग कर लेते हैं सोल्व। परसेंटेज कटा, 60 से काटोगे इसको 2 बार, ये इधर जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने 8। ए की कॉस्ट प्राइस, ए हमने क्या मानी थी, कॉस्ट प्राइस, बी भी हमने कॉस्ट प्राइस मानी थी। अब देखना जरा, ए की कीमत 5 रुपए है, उस केस में बी की कीमत आपकी हो जाती है 8 रुपए। दोनों का अंतर अगर आप देखेंगे तो आपको अंतर मिलेगा 3 का। 3 का ना होकर के बी की कीमत ज़्यादा है, दिख भी रही है, ज़्यादा बताई कितनी थी भाई, 180 रुपये। 3 180 रुपीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किससे मल्टीप्लाई किया है, 60 से। क्या पूछ रहा था भाई, ए की कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब आप इसे भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको रिजल्ट देगा 300 रुपीज़। ईजी सवाल था, कोई ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर, ना कैलकुलेशन टिपिकल थी, ना ही ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था जिसे हम लोग ये कहें कि ये वाला पार्ट आपका टिपिकल था। अगला क्वेश्चन देखना जरा, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो। देखो क्या कहा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी 6:5। 10 वर्षों के बाद आफ्टर 10 ईयर्स उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 7:6। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। देखो एक तो अमूमन स्टूडेंट इसमें रेशियो को यूज करते हैं, उसका यूज करना पड़ता है। एक मैंने आपको सिखाया था एज चैप्टर में क्रॉस मेथड, एज चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था क्रॉस मेथड। अगर ये जिस बच्चे को आता है, इसका मतलब ऐसे सवालों में उसका एक्सट्रीम टाइम किल होना उसका कंप्लीटली बंद हो जाता है। सवाल ऐसा होता है कि आप चाहें तो वर्बली कर दें, 7 × 5 35, 6 6 36, 1 का डिफरेंस 10 साल को बताता है, एज का डिफरेंस 10 होगा। तो इस पैटर्न के हिसाब से जो क्रॉस मेथड मैंने आपको सिखाया है उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर सवाल आप माइंड में कर सकते हैं। आप कब सीखोगे फिर, सीखने का सिंपल सा तरीका है, सर्च करो यूट्यूब पर एज बाय वासु सर, उसमें डिटेल में कि कैसे बना। अपने पास अगर आप कंटिन्यूस मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि ट्रिक जैसी कोई बात नहीं करते, कोई चीज़ कॉन्सेप्चुअली यूज होती है उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है कि ये ऐसे क्यों यूज हुआ। तो एज चैप्टर पर जाएं, इसका इंपॉर्टेंस कम ना समझें, एज चैप्टर भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एक क्रॉस मेथड सीख लेंगे तो उस वजह से क्या होगा, आपका टाइम इतना बच जाएगा। जैसे एक स्टूडेंट इसी सवाल को 40-50 सेकंड में डील करेगा, आप विद इन 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को माइंड में डील कर सकते हैं, और इसको तो 5 ही सेकंड में नहीं लगते हैं पूरे से। तो ये तरीका, चलो थोड़ा सा बात को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ए और बी की प्रेजेंट एज की अगर हम लोग बात करें, ए और बी की जो प्रेजेंट एज है, पहले डिटेल में थोड़ा समझ लो। 6:5 है, तो हमने मान लिया इसकी एज 6x है और इसकी एज 5x है। 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर, इसका मतलब इनकी जो एज फ्यूचर के अंदर हम लोग देखना चाहें तो रेशियो कितना मेंटेन है, 7:6। फिर यहाँ पर क्रॉस मेथड में आपको सिखा रखा है कि इस एज और इस एज का डिफरेंस कितना होगा, इस एज और इस एज का डिफरेंस लिखा जाता है। ए की प्रेजेंट एज और फ्यूचर एज के बीच का डिफरेंस कितना आपका, 10 ईयर। ऐसे ही बी की प्रेजेंट और फ्यूचर एज का डिफरेंस कितना है, 10 ईयर। क्योंकि वर्तमान की आयु दे रखी है, 10 साल बाद मतलब फ्यूचर की एज की बात कर रहा है, तो गैप 10 का हो गया। क्रॉस मेथड में हमने सीखा था कि आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 5 35x, 6 × 6 आपका 36x। 36 में से आपने 35 को लेस कर दिया तो क्या बचा, x। अब देखना 6 × 10 60, 10 × 7 आपका 70, 70 में से 60 चला गया, कितना आ गया, 10 ईयर लिखा जा सकता है।
x की वैल्यू 10 ईयर है। आपसे पूछ क्या रहा है कि प्रेजेंट के अंदर, वर्तमान के अंदर इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस x है जो कि रिप्रेजेंट करता है 10 ईयर को, तो 10 आपका रिजल्ट हो गया। एग्जाम में अगर आप इस सवाल को लिख करके करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सुधार करें खुद में। सुधार क्या है, थोड़े से मैं पॉइंट आउट करता हूं आपको, प्रयास करें उनको प्रैक्टिस में अप्लाई करने का, और जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उनमें भी प्रयास करें। क्या करते भाई, यहाँ से ए और बी सीक्वेंस में चल रहा है, प्रेजेंट एज 6-5 दे दी, बाद में 7-6 देगा, गैप इनका दोनों का सेम ही है 10-10, 35-36 अंतर 1 आ गया, 10 गुणा 6 60, 70 कितना आ गया 10। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, एक ही है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा 10 ईयर को, और ये हमारा यहाँ से हो गया रिजल्ट। यही काम मुझे सीधे सीधे दिख रहा था स्क्रीन के ऊपर कि 6-6 36, 7-5 35, एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू में 10-7 70, 10-6 60, मतलब 10-10 साल चल ही रहा है तो 7 और 6 का गैप लेकर गुणा कर दो, क्योंकि फिर माइनस करना ही है वैसे भी। तो x की वैल्यू 10 आ गई, वही आपसे पूछ रहा था, इसी वजह से मैंने कहा ये सवाल आपका माइंड में हो जाता है। इसको सच में सोल्व होने में, पढ़ने में जितना टाइम लगता है, सोल्व करने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। देखना जरा भाई अगला सवाल, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो एक बार, तो सिर्फ इंग्लिश में ही है, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं क्या है। रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है जो नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम स्ट्रेट होता है, कि जमीन पर रख दें तो 90 डिग्री बनाए। बनने को सिलेंडर ऐसे भी बना सकते हो आप, लेकिन ये राइट वाले नहीं होते हैं, ठीक है। जमीन पर रखोगे तो टेढ़े महसूस होते हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर ए और बी हैं, और उनकी हाइट का रेशियो 1:2 है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरियाज ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर ए एंड बी। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लिखते हो 2πr इंटू में h। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस होती है, ये आपकी हाइट होती है। ये आपको दे रखा है 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ए एंड बी। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं, सिलेंडर एक आपके पास ए है और एक आपके पास बी है। किस चीज़ का आपके पास रेशियो है भाई, आपके पास रेशियो है उनके कर्व्ड सरफेस एरिया का, और ये रेशियो आपका क्या है 2:3 लिखा। पहले सिलेंडर के लिए अगर आप लिखोगे तो 2π, रेडियस इसकी r1 लिखोगे, दूसरे के लिए 2π, रेडियस r2 लिखोगे। हाइट का रेशियो इसने कितना दे रखा है 1 और 2, इसका मतलब इसकी हाइट की जगह 1 आ गया, इसकी हाइट की जगह यहाँ पर 2 आ गया। इसी को सोल्व करना था, तो 2π से तो 2π आपका कैंसिल आउट हो गया, इस 2 को इधर भेज दोगे तो ये बन जाएगा 4। रिजल्ट हमारा क्या आ गया, ऑप्शन डी 4:3। एग्जाम में क्या सुधार करना उस बात को सुनो। फॉर्मूले आपको आने चाहिए, गिने चुने से फॉर्मूले हैं, और अगर ये भी नहीं आ रहे हैं, मतलब आपको समस्या आ रही है, तो सर्च कर लें भाई मेंसुरेशन 3D बाय वासु सर। एक रेलवे की सीरीज हमने चलाई थी, रेलवे सीरीज का पहला ही सेक्शन आप देखेंगे। अब उसको आप ऐसे मत समझा करें कि वो रेलवे सीरीज है तो उसके अंदर तो बहुत तुच्छ लेवल का पढ़ाया होगा, नहीं। आप उसके 5 या 6 लेक्चर हैं वो देख लें। मेंसुरेशन 3D जो है आपका, आपने शायद ऐसा कभी पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम का जो लॉजिक है उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि एक्चुअल में हम लोग कैसे लिखते हैं वॉल्यूम, कैसे 2/3πr³ बन जाता है, कैसे πr² बन जाता है, कैसे 1/3πr² बन जाता है। तो ये छोटी छोटी हर संभावना पर लॉजिकली आपको एक्सप्लेन किया गया। अगर आपके पास आज भी टाइम हो तो इस क्लास के बाद उसको सर्च करना। रेलवे सीरीज की क्लास 1 है, मेंसुरेशन 3D उसके अंदर पढ़ाया गया था। 5 या 6 सेशन है, उनको ध्यान से देखें। सारा का सारा एक भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे वो चीज़ें बनी हैं। चलो, या फिर ऐसे सर्च कर दो, नई बात बने तो मेंसुरेशन बाय वासु सर, मेंसुरेशन 3D बाय वासु सर। एग्जाम में क्या करते भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो लिखोगे, ए ऊपर है नीचे बी है, 2π कट गया, यहाँ पर रेडियस r1, यहाँ रेडियस r2, और यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया 2/3 होगा। हाइट 1 की वैल्यू 1 है, हाइट 2 की वैल्यू 2 है, ये 2 इधर चला गया, यहाँ 1 और 2 है, 2 इधर से इधर चला गया, तो रिजल्ट 4/3 आ गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट।
तो एक्चुअल में ये अप्रोच होती है। एग्जाम में इतना किया जा सकता है, मैंने कोई अनवांटेड काम नहीं किया है कि हाइट को माइंड में उधर भेज दोगे, नहीं। एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि सीधे नहीं भेज पाओगे, लेकिन लिखना है तो भी कम से कम लिखो कि ये पार्ट है, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे कर लेंगे, बचा हुआ पार्ट है सीधे सीधे दिख ही रहा है 4 बनेगा, क्यों उसको उधर भेज रहे हो। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे देखना भाई, देखो ट्रेन ए 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म डबल इट्स लेंथ इन 24 सेकेंड। ए ट्रेन है, मतलब ट्रेन का नाम है ये कि वो 240 मीटर लंबी है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जो इसकी लंबाई से दुगुना है और टाइम लेती है 24 सेकेंड। फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू क्रॉस ट्रेन बी। ट्रेन बी को क्रॉस करने में अप्रोक्सीमेट टाइम आपको बताना है, जो कि 200 मीटर 200 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। कि जैसे ये इधर जा रही है तो इसके सामने से वो ट्रेन आ रही है, स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेंथ इसकी दे रखी है 200 मीटर। अब देखो, जब भी कभी कोई ट्रेन, पहले केस में क्या कहा, जब भी कभी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो खुद की बराबर लंबाई को चलेगी, और प्लेटफॉर्म इससे दुगुनी लंबाई का है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 240 प्लस 240। तो कुल मिलाकर के उसे ये 3 लेंथ कवर करनी होंगी, एक आपका जो प्लेटफॉर्म है उसे, और एक दूसरा जो ट्रेन की खुद की लंबाई है उसके बराबर दूरी। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सुधार क्या करना था, टोटल 3 दूरियों में 24 सेकंड लगा, तो 1/3 1/3 1/3 इस दूरी को तय करने में उसे सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम लगता, 8 सेकंड। एग्जाम में थोड़ी सी शुरुआत आप यहां से कर सकते थे, क्या, इस ट्रेन की स्पीड 240 मीटर ये चलती है, 8 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड आ गई इसकी स्पीड। दूसरे वाली जो ट्रेन है वो कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर है। इसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 बार कटेगा, इसकी स्पीड भी कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है। दोनों ट्रेन आमने सामने आ रही हैं तो स्पीड रिलेटिव इनकी कितनी होगी, 60 मीटर सेकंड। दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इसका मतलब दोनों की जो कंबाइंड लेंथ है, दोनों की लेंथ का जो सम है उसके बराबर दूरी तय करनी होगी। तो पहले की 240, दूसरे की 200, तो कुल मिलाकर के 440 मीटर लेंथ तय करनी है। समय क्या होगा, दूरी बटा में 4, 7 बार डिवीजन चला गया, 7 6 42, 6 का भाग 7.33। अप्रोक्सीमेट आपको बताना है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ई क्या हो गया यहाँ से करेक्ट। ये जो बात ऊपर लिखी हुई थी ये बड़ी ही आपकी आसान थी, इसको लिखने की नीड नहीं थी, ठीक है। क्या इसे लिखने की नीड थी, नहीं। डेटा आसान होता है तो आदत डालें कि उसे नहीं लिखना है। 240 में 8 का भाग दोगे 30 मीटर पर सेकंड दिख रहा है, 108 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने ठीक ठीक टेबल के ऊपर काम कर रखा है, इस कन्वर्जन के ऊपर, 18 से ये 6 बार कटेगा, 5 से गुणा होकर 30 मीटर पर सेकंड ये बन गया। एग्जाम में आपका ये मामला स्टार्ट होता था यहाँ से। डिस्टेंस कवर करनी है, 440 दे रखी आंखों के सामने है, पहले की स्पीड 30, दूसरी की भी 30, आमने सामने है, स्पीड रिलेटिव ऐड हो गई, डिवीज़न किया तो यहाँ से आपको ये आंसर मिला कि लगभग ये जो डिवीज़न है आपको दिख रहा है 7 बार जा रहा है। तो इतना सा लिख करके, अब ये चैलेंज है, मुद्दा ये है कि ऐसा करके आपको दिखाया जा रहा है कि भाई ऐसा करना संभव होता है। जहाँ पर कैलकुलेशन टिपिकल होती है, हमेशा ध्यान रखना, एक एवरेज स्टूडेंट और एक एवरेज से जो थोड़ा बेहतर स्टूडेंट है, मतलब एक तो जो सिलेक्शन के आसपास है और एक जिसके चांसेस हैं इन होने के, उनमें यही डिफरेंस होता है कि कैलकुलेटिव सवालों को वो दोनों ही बच्चे एक तरीके से करते हैं, लेकिन इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो अप्रोच होती है वो दोनों की ही बड़ी डिफरेंट होती है। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, माइंड में कैलकुलेशन करने से घबराता है कि मैथ्स में सीख ले, इस सवाल में कुछ भी नहीं है ऐसा, किसी को भी दे दोगे, एक बार जिसने स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रखा है वो कर लेगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट तो इसी सवाल को एग्जाम हॉल में बैठ करके रीड करने के बाद 50 सेकंड में कर रहा है, एक ने काफ़ी सारा माइंड में किया और इस सवाल को उसने 10 सेकंड में निपटा डाला।
ये जो 40 सेकंड का गैप आपको दिख रहा है ना, बस यही वो गैप है जो तय करता है कि आपको नॉलेज होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी भी एक भीड़ है, वो कह रही है कि मैं ये सवाल कर दूं, ये बुक लगा ली मैंने, वो बुक लगा ली मैंने, 100 मॉक टेस्ट लगा लिए, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। स्मार्ट वर्क क्या है? ये स्मार्टनेस आपको दिखानी है। कैसे आएगी? या तो आपका टीचर आपको बताए कि भाई ऐसा करना संभव है और आपको मोटिवेट करता रहे कंटिन्यूस उस पाथ पर चलने के लिए, देखो इन सवालों को ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। एग्ज़ाम में मान के ही चलें, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट रहता है कि इसको सोल्व करना है, सोल्व करना। हो सकता है आप 10 सेकंड में ना कर पाएँ, लेकिन आप इसे 20 सेकंड में तो कर लेंगे। फिर भी कुछ पार्ट माइंड में करेंगे, हल्का फुल्का लिख लेंगे। प्रेशर इस बच्चे के ऊपर भी है तो ये इसे 60 सेकंड में करेगा। फिर तो जायज़ सी बात है, आपको एक गैप मेंटेन करना है एवरेज स्टूडेंट के लिए। इजी और मॉडरेट क्वेश्चन में आप टाइम का गैप तुरंत के तुरंत मेंटेन कर सकते हैं कि जो सिलेक्शन के आसपास है वो कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, आप इन होंगे, आपने कम टाइम लिया। बस यही खेल होता है। हर सेक्शन के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हो और तुरंत के तुरंत अंदर चले जाते हो। इसके बाद एक भीड़ और है नीचे जिसको नॉलेज भी नहीं है कंप्लीटली, या फिर उनके मेथड्स इतने ख़राब हैं कि उन किससे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं की जा सकती कि इनका कब क्या सिलेक्शन होगा। प्रयास करें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन के ऊपर दिन में मैं बार बार आपको कहता हूं कि अगर आपने आज टारगेट लिया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप आज 100 करेंगे किसी चैप्टर के, 100 मत करना, 50 कर लेना, 40 कर लेना, 30 ही कर लेना, लेकिन खुद कुछ इम्प्रूवमेंट करना। कुछ बच्चे रोज ही 100 सवाल करते हैं। इस टाइप से तो एक महीने में 3000 सवाल हो गए, 2 महीने में 6000 हो गए। इससे ज़्यादा और सवाल बनेंगे ही नहीं। कितना भी डेटा चेंज कर लोगे तो भी उनमें कोई वेरिएंस आपको नहीं दिखाई देगा। आप सवाल कम करें। किसी भी तैयारी को ऐसे ना समझे कि अभी किसी चीज़ का फॉर्म आया है, 2 महीने बाद या 1 महीने बाद एग्जाम है, वो मुझे तो सिलेक्शन चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक थोड़ी लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे 6-8 महीने इस टाइप से मेहनत करनी है। हर सवाल के ऊपर आपको एफर्ट डालने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पता होता है कि इस टाइप का आएगा या इस टाइप का आएगा। अगर आप सारे डायमेंशंस में सोच चुके होते हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसके नतीजे बिल्कुल फर्स्ट टाइम के अंदर ही आप क्रैक कर ले जाते हैं। रीज़न ये है कि कोई भी एग्ज़ाम है वो अपनी तैयारी के लिए एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है। वो ऑन एन एवरेज मानोगे तो आपका 6 महीने से लेकर 8, 10 या 12 महीने तक जाता है। उतना टाइम दे, चीज़ों को डिटेल में कवर करें, साथ में ही ध्यान रखें कि माइंड में कैसे करोगे या इसका पर्टिकुलर पार्ट कैसे माइंड में डील करोगे। और अलग अलग चैप्टर में मैंने आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी समझाए हैं, तो उनको भी थोड़ा फोकस करें। जैसे क्रॉस मेथड है, क्रॉस मेथड से सवाल माइंड में हो गया। अब कितना भी आप और तरीका अप्लाई कर लें, अगर आपको क्रॉस मेथड नहीं पता है तो आपको वो लिखना ही पड़ेगा। तो आप अपनी दुनिया के अंदर ये ना समझे कि मैं अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रहा हूँ। नहीं भाई, आपने बेहतर कॉन्सेप्ट ढूंढने के लिए भी प्रयास किया क्या? अगर नहीं किया तो फिर तो मेहनत ही व्यर्थ है। ठीक है, तो सीखने का प्रयास करें। टीचर जितना आपको गाइड करें कि हम लोग ऐसा नहीं है कि सीधे आपको आते हैं क्वेश्चन करवा देते हैं। इनसे पहले हमारे भी एफर्ट चलते रहते हैं। एग्ज़ाम का स्कोर भी अब तो आपके सामने रखा हुआ है कि पता नहीं कितनी बार सीजीएल के अंदर 180 प्लस हो चुका है। इस बार 200 में से 200 भी हो गया था। तो ये कैसे कर लेते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन को गलत नहीं होने देते। रीज़न है, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। रीड करते टाइम पर्टिकुलर पॉइंट पर एरर होती है तो उसके ऊपर मार्क करते हैं कि भविष्य में अगर ऐसा सवाल आएगा तो एरर नहीं होगी। यही आपको गाइडेंस यहाँ भी मिलता है। तो लगे रहे मेहनत करने के स्मार्ट तरीके से। देखना, एक आयत का क्षेत्रफल कितना है भाई? 150 मीटर है। ठीक है, तो जब इस आयत की लंबाई, रेक्टेंगल की चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाती है और लंबाई 5 मीटर घट जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर तक घट जाता है। उस वर्ग की परिधि क्या, जिसकी भुजाएं आयत की लंबाई के बराबर है। क्या कहा? रेक्टेंगल का एरिया दे दिया आपको 150, तो आप लिख सकते हो लेंथ इनटू में विड्थ इक्वल्स टू में 150 मीटर स्क्वायर आएगा। जब इस आयत की चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दें, चौड़ाई मतलब इसकी विड्थ को 2 मीटर आप बढ़ा देते हैं और इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर आप घटा देते हैं, तो उस केस में आपका रिजल्ट 120 आता है। ये जो दोनों वैल्यू परफेक्ट बन रही हैं, ये वैल्यू आपको बताती हैं कि आप अगर वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका सवाल इजी वे में सोल्व हो जाएगा।
ठीक है भाई। उस वर्ग की परिधि क्या है जिसकी भुजाएं आयत की लंबाई के बराबर है। ठीक है, आयत की लंबाई आपने निकाल ली, साइड निकालोगे तो एक आपके पास स्क्वायर बनेगा, उसकी चारों साइड एल 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 और एल होंगी, तो एल इंटू में 4 लिखोगे तो ये इसकी निकल के आ जाएगी पेरीमीटर। अब कुछ वैल्यू अज्यूम करते हैं। 150 कैसे बना सकते हो? एक तो इजी सा डेटा है कि एक ऐसा नंबर ले जिसके पास जीरो मेंटेन हो, और यहाँ भी ध्यान रखना है कि एक नंबर के पास अगर जीरो होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इजी वे में निकाल लोगे। तो ऐसी एक संभावना ये बनती है कि इसको आपने ले लिया 15 गुणा 10। ठीक है, यहाँ 15 में से 5 चला गया, ये जीरो मेंटेन हो गया, 10 और 2 12, कंडीशन जस्टिफाई। एक एरर हो सकती थी कि सर हम तो ऐसे ना सोचकर ऐसे सोचते कि ये 10 गुणा 15 है, 10 में से 10 गुणा आपका 15 है, 10 में से लेस करोगे 5, 15 में 2 जोड़ दोगे 17, तो 120 नहीं आएगा। तो इसका मतलब फिर जस्ट उस वैल्यू को चेंज करके आप रखते। इस पर भी बात नहीं बनती तो थोड़ा सा फिर और ऊपर चले जाते, 30 गुणा 5 से ट्राई कर देते, तो यहाँ से आपका काम चल जाता है। कंक्लूजन यही है कि एक बार वैल्यू सेट होगी, लेंथ आपने लिख रखी थी ये वाली है, लेंथ है 4 बार होगी तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 60। बस ये जस्टिफाई करना था आपको। जस्टिफाई करने का तरीका भी बड़ा आसान है कि यहाँ 0 0 क्रिएट हो रहे हैं तो प्रयास करो पहली बार में कि एक नंबर ऐसा लें जो 0 रखता हो साथ में, 10 हो 20 हो, या फिर ऐसा रखें कि 5 का इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो उसके साथ इवन नंबर का पैटर्न क्रिएट होता हो जिससे लास्ट के अंदर आपके 0 क्रिएट होंगे। चलो भाई, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। देखना जरा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मिक्सचर का आपका सवाल है। मिक्सचर को मैंने आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था और उसमें आपको ये कहा था कि रेशियो वेशियो का झंझट आपको नहीं पालना है, सब अनवांटेड तरीके हैं। एक मेथड आपको दिया था उस चैप्टर के अंदर, फोकस ऑन फिक्स। तो मिक्सचर के जितने भी कैलकुलेटिव नेचर के सवाल होते थे उनके अंदर ये तरीका आपका कंक्लूजन एक लाइन में निकाल देता था। ना रेशियो बैलेंस करना है, ना बार बार 3 बार रेशियो को लिखना है, फिर कंपेयर करना है, फिर कंफ्यूज होना नहीं, कुछ भी नहीं करना। एफ ऑफ लगाना है, एक लाइन में आपका रिजल्ट आएगा। देखना जरा, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 5:1। एक बर्तन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 24 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क। कि इसमें से क्या किया उसने, 24 लीटर मिक्सचर निकाला है और उसको रिप्लेस किया है मिल्क से, दूध से, सो दैट द रिजल्टेंट रेशियो बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर वाज 13:2 रेस्पेक्टिवली। तो इससे क्या हुआ है, मिश्रण के अंदर जो क्वांटिटी है उनका रेशियो 13:2 हो गया। इफ 15 लीटर ऑफ मिक्सचर इज अगेन टेकन आउट फ्रॉम द वेसल, व्हाट इज द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। देखना एफ ओ एफ कैसे काम करता है। शुरुआत में अगर आपने मिक्सचर लिया है x लीटर का, फिर इसमें से आप क्या करते हो, 24 लीटर निकाल देते हो और इसमें फिर से आप अगेन 24 लीटर ऐड कर देते हो। x था, x - 24 + 24 करोगे तो x आ जाएगा। यहाँ से यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ भी फिक्स नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एक बर्तन है उसमें से कुछ आपने मिक्सचर निकाला, दूध की और पानी की क्वांटिटी चेंज हो गई है, तो यहाँ काम नहीं करता। अब इसमें कुछ दूध है कुछ पानी है, बाहर से आप दूध मिलाएंगे तो इसका मतलब एक बात तय है कि यहाँ फिक्स क्वांटिटी क्या रहेगी आपकी, वाटर। ये चीज़ वहाँ पर आपको बड़ी ही बेहतर तरीके से एक एक डायग्राम बना करके समझा रखा है। या तो आप एक कंप्लीट वीडियो डला हुआ है मेरे ख्याल से 8 या 9 घंटे का मिक्सचर के ऊपर, उसको देख लें, या फिर आप मिक्सचर क्लास 1 बाय वासु सर, क्लास 2 क्लास 3 सर्च करके अलग अलग भी देख सकते हैं। चलो आगे डील करें तो क्या करते हैं आप एग्जाम में, शुरुआत में x लीटर है, 24 लीटर उसमें से आपने निकाल लिया, बर्तन सेकंड में आ गए। अब इसमें आप दूध डाल दोगे तो पानी तो फिक्स हो गया। पानी कितना है इसमें, मिल्क रेशियो वाटर, पानी 1 है टोटल, 5 और 1 6 हो गया। आगे रेशियो 13:2, इसका मतलब 2 आपके पास वाटर है, 13 और 2 15 आपके पास ये हो गया। सोल्व करोगे ये 3 बार कैंसिल आउट होगा, सोल्व करोगे ये 2 से काटो, 3 से काटोगे 2 बार 5 बार। x को सोल्व कर लेते हैं, ये 5x ये 4x, तो इस साइड में आपके पास x बनेगा,
ये 24 गुणा में 5 आपका 120 होगा। इसका मतलब शुरुआत में क्वांटिटी पहले बर्तन में 120 है, लास्ट में भी 120 है। अब क्या कह रहा है कि ये जितना भी बन चुका है इसमें से 15 लीटर इसने निकाल लिया, 120 लीटर बन गया ना, शुरुआत में जितना था उतना ही। 15 लीटर निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 105 लीटर। अब जो 105 लीटर है उसके अंदर मिल्क की क्वांटिटी, रेशियो तो चेंज होगा नहीं, मिल्क कितना है 13, टोटल 13 + 2 15, 15 7 105, 13 7 91। तो इन क्वेश्चंस को एक्चुअल में देखा जाए तो एग्जाम में ऐसे डील किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बड़ी ही डिटेल में छोटे छोटे तरीके से छोटे छोटे डायग्राम बनाकर रिलेट करवा के काफ़ी डिटेल में समझा रखी हैं, और कोई ठीक ठीक इन पर काम कर ले जाता है। मेरा ये मानना है कैलकुलेशन इतनी इजी होती है कि नीचे वाली लाइंस को लिखने की नीड नहीं होती। दिख रहा है 120 बनेगा, 15 हटा दोगे कितना बचेगा 105, 105 का निकालना आपको 13/15, 7 बार कट गया, 13 7 91। पहली लाइन से ही आपका काम हो गया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा इसकी लैंग्वेज को कि इसने क्या कहा। देखो क्या कहा, एक गांव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में वोट डाला, कि जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स थे एक विलेज के अंदर उनके 60% ने वोट डाला है। केवल 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ रहे हैं। ए ने 600 मतों से चुनाव जीता, अगर बी को 40% अधिक वोट मिलते तो परिणाम टाई होता। एक तो टारगेट ये है कि पहले तो मुद्दा ये देखते हैं ए और बी का क्या सीन चल रहा है। ठीक है, इसके पास 600 वोट ज़्यादा है, ए के पास 600 ज़्यादा है, तो बचे हुए दोनों के इक्वल होंगे। टारगेट किया जाता है उस 40% को। 40% क्या होता है 2/5। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको मिलते थे पहले 5x मिले, ए को कितने मिले 5x, तो मिले ही मिले 600 और मिल गए। ठीक है भाई, अब उसने क्या कहा कि अगर बी को 40% अधिक मिलते, इसका मतलब 5 का 40% निकालोगे तो 2 आएगा, तो बी को अगर 7x मिलते तो जायज़ सी बात है ये वोट किधर जाते, इधर से उठ करके उधर चले गए। वोट देने वाले तो 60% ही लोग हैं। तो इसके पास 600 + 5x ना आकर इसके पास 2x कम हो जाते और ये लोग उधर चले गए। इतने से पार्ट को सोल्व करना है। सोल्व करोगे तो देखना ये 3 बना, उधर चला गया, 4x = 600। x की वैल्यू निकालोगे कितनी आ गई 150। लिखा जा सकता है। क्या पूछ रहा है, कितने मतदाता हैं, टोटल x है, उनका 60% लोगों ने वोट दिया है। 60% निकालोगे 3/5, और ये वोट देने वाले सारे के सारे ये लोग हैं, इनको मान लो चाहे इनको मान लो। ऐड करें, देखो 5 और 5 10x, x की वैल्यू 150, 1500 ये हो गया, 600 ये हो गया, 2100 कैंसिल आउट किया 7 बार, x की वैल्यू 7 5 35। तो टोटल मिलाकर के आपके वोटर्स इतने हो गए। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको इजी वे में समझ आ गई होगी। मानने वाली बात नहीं लिखनी है। ये लाइन भी चाहते तो आप अवॉइड कर सकते थे। इस पैटर्न को सोल्व करना था तो सीधे सीधे आप इसको इजी वे में सोल्व कर ले जाते। चलिए भाई एक सवाल आपके सामने टाइम एंड वर्क का है, देखना जरा। क्या कहा कि 10 पुरुष 12 दिनों में एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं, 12 बच्चे 16 दिनों में उसी परियोजना को पूरा कर सकते हैं, 8 महिलाएं 20 दिनों में उसी परियोजना को पूरा कर सकती हैं, 5 पुरुष 12 बच्चों ने परियोजना पर काम करना स्टार्ट किया, 4 दिनों के बाद 8 बच्चों को 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, शेष परियोजना कितने दिन में पूरी हुई। पहली जो लाइन है वो बताती है कि आप इफिशियंसी कैसे फाइंड करेंगे। तो देखना 10 आपके पास आदमी है, एक आदमी की इफिशियंसी m है, 12 दिनों तक काम किया तो कुल काम ये आ गया। यही काम आप चाहते तो 12 चिल्ड्रन और एक कितने दिनों में, 12 चिल्ड्रन 16 दिनों में इसी काम को कर ले जाते, और इसको आगे सोल्व करते तो 8 आपके पास वुमन होती और इसी काम को वो 20 दिन में कर ले जाती। तीनों ही बातें टोटल वर्क को बता रही हैं, मैन, चिल्ड्रन और वुमन। इसकी इफिशियंसी आपको निकालनी है। तो क्या करें, कुछ कॉमन है उसको काट दो।
8 से कट रहा, 8 2 16, 4 तो इससे काट दो, 2 इससे काटो, 5 बार 3 बार, और कुछ कटा नहीं कटा। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 24 है, और वो आपका 20 है। 15 और 20 का एलसीएम तो कितना आ गया है यहाँ पर, 15 और 20 का एलसीएम आपके पास आ गया 60। 24 और 60 का निकालोगे 120, 120 का भाग दोगे तो m अपॉन में 15 से काटा 8 बार, 24 से काटा नीचे 120 है, 24 से काटा 120 5 बार, वुमन के नीचे ये कैंसिल आउट हो गया 6 बार। ठीक है भाई, ये एक्चुअल में आपका इफिशियंसी निकाल ली। अब पहले ले लेते हैं टोटल वर्क, किसी एक को उठा लो, जैसे इसको यूज कर लेते हैं। ओरिजिनल बात यही थी ना, 10 आदमी है, 10 आदमी, एक आदमी की क्षमता 8 है, और 12 दिन में 12 8 96, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना है 960। इसमें से कितना कर लिया तो देखना जरा, 5 पुरुष और 12 बच्चों ने परियोजना पर काम स्टार्ट किया और 4 दिनों तक इन्होंने काम किया। कितने हैं भाई, 5 तो आदमी है, एक आदमी की क्षमता 8 है, तो 5 की 40 हो गई। 12 बच्चों ने परियोजना पर काम किया, एक बच्चे की इफिशियंसी 5 है, तो 60, 60 और 40 100, और 4 से करोगे तो 400, तो इसको इसमें से लेस करोगे तो आपके पास काम बचा है रिमेनिंग कितना 560। ये करवाना है। किससे करवाना है तो देखना, इसने क्या कहा, 4 दिनों के बाद 8 बच्चों को 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। 8 बच्चे थे, उनको हटा दिया, उनकी जगह पर 4 महिलाएं ले आए। क्या पुरुष इसने चेंज किए? नहीं भाई, 5 के 5 आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी की क्षमता 8 है, पांचों की कितनी होगी 40। 8 बच्चों को निकाल दिया, बच्चे थे कितने 12, तो कितने बचे 4, एक बच्चे की इफिशियंसी 5, तो 4 बच्चों की 20। क्या ले आया, 8 बच्चों को निकालकर 4 महिलाएं ले आया, एक की इफिशियंसी 6 है, तो 4 की 6 4 24 हो गई। कितना टाइम लगेगा 560 अपोन में देखोगे 40 60 70 80 और आपके पास 84। 4 से तो सीधे सीधे कट ही रहा है, 4 से काटोगे तो 21 4 84 और 140, ये आ गया। 21 का डिवीज़न करोगे तो 6 बार 126 अपोन में आपका 21, और कितना बचा आपके पास 14। 7 से काट दोगे तो 6 2/3। क्वेश्चन के स्टार लगा लेना। सवाल ठीक है, क्या इस सवाल में कैलकुलेशन है? हाँ, इस सवाल में कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन का नेचर कैसा है, आसान है। नंबर ऑफ स्टेप्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अगर आप पेशेंस के साथ डील नहीं करेंगे, सब कुछ डिटेल में लिखेंगे, तो इससे दुगुना टाइम लगेगा, दुगुना आपको लिखना पड़ेगा। कुछ कुछ काम हमने माइंड में किया है, सवाल काफ़ी लंबा है, आपको भी आइडिया लग रहा होगा, तो इतना लंबा जाना लाजमी बात थी। ठीक है भाई, चलो ये आज का अपना सेट नंबर 8 आरबीआई ग्रेड बी का कंप्लीट हो गया है। सेशन आप मेरे ख्याल से कंटिन्यूस देख रहे होंगे, या फिर स्पेशली उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे पीओ हो, चाहे आरबीआई ग्रेड बी हो। ये जितने भी सवाल थे आज के सेशन के सारे आरबीआई ग्रेड बी के अंदर पास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे। मैंने अपनी मर्जी से इसके अंदर एक सिंगल सवाल भी नहीं डाला। हाँ, प्रोबेबिलिटी के 2 सवाल थे, वो मैंने थोड़े अलग से डाल दिए हैं। तो कुल मिलाकर के सारे सवाल आपके पास्ट ईयर में पूछे जाते हैं। जो भी सीरीज चलाते हैं हम लोग, तो उस एग्ज़ाम के लिए वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होती है। कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि आरबीआई की सीरीज है, कुछ आसान सवाल करवा दो, नहीं। जैसा पूछा गया है बिल्कुल वैसी की वैसी सीरीज रखते हैं। सवाल कैलकुलेटिव है, आपकी आंखों के सामने सोल्व करते हैं, देखो इसका इतना समाधान कर सकते थे, लेकिन आगे तो ये कैलकुलेटिव जाता है। तो मेरा उद्देश्य कतई बच्चे को इम्प्रेस करना नहीं है कि हर सवाल मैं वैसा चूज करूं जो एक एक लाइन में सोल्व हो जाए, और फिर आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं और वैसी बात ना बने, फिर आप कहोगे यार उसने बेवकूफ़ बना दिया। ठीक है, शिक्षक होने मतलब उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, अगर वो समझे तो। ना समझे तो वही है, जैसी रेलवे में कराते हो वैसी की वैसी यहाँ करवा दो, बच्चे भी देख करके खुश हो जाते हैं। ठीक है भाई, आपको ये सेशन हमारे कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें। आजकल कमेंट करने ही बंद कर दिए हैं कि सर कैसे आपने आरबीआई की बैंकिंग के लिए सीरीज चला रखी है, हमारी वाली सीरीज क्यों नहीं चला रहे, वो काम क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे। देखो, एक टीचर है, वो कंटिन्यूस आपके लिए एफर्ट लगा रहा है। अब हर बच्चा एक ही एग्ज़ाम की तो तैयारी कर नहीं रहा है, या फिर ऐसा कर देते हैं सीटी का फॉर्मेट आ जाता है, उसके बाद वो जो कुछ भी चलेगा उनकी पैटर्न के हिसाब से ही चलेगा, और वो हर एक चीज़ हर बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगी, एटलीस्ट उनके एंट्रेंस में।
बाद में तो चलो एग्ज़ाम का अपना अपना सेपरेशन हो जाएगा। तो सेशन आपको कैसे लगते हैं ये बात आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अगर आपके कोई सजेशंस भी हैं तो भी आप उनको रखा करें। अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, ठीक नहीं लग रहा है कह सकते हो कि सर ये समस्या है इसके अंदर। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर दें। तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।